नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बंगाल में पहले दौर में रिकॉर्ड तोड़ 92% मतदान के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है। हालांकि पब्लिक फोरम में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि 92% मतदान मतलब सरकार परिवर्तित होने जा रही है, सरकार बदलने जा रही है और मोदी जी में बंगाल ने विश्वास जताया है। हालांकि जिस कतार में एक भी भाजपाई नहीं होता है, उस कतार को भी मोदी जी में विश्वास जताते हुए दिखाया जाता है हमारे टीवी पर भी। और भाजपाई तो डंके की चोट पर बोलते हैं, ऐलान करते हैं। बौखलाहट की बात, हार मानने की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शाह की बौखलाहट कई सवाल खड़े कर रही है। अमित शाह की वो बौखलाहट अगले दौर को लेकर के जिस तरीके से वो धमकी पर उतर आए हैं, वो कई सवाल पैदा कर रही है। ज्ञानेश कुमार कुमार की घबराहट जिस हड़बड़ी में है, जिस घबराहट में है, बीच चुनाव चुनाव आयोग ने बंगाल में टॉप टू बॉटम पूरे प्रशासन को चेंज कर दिया था। पुलिस हो या प्रशासन हो, टॉप टू बॉटम डीजीपी से लेकर के और जिले के कप्तान और डीएम तक सब बदल दिए। अब पहले दौर के मतदान के बाद कोलकाता से लेकर के और आसपास के तमाम इलाकों में फिर से चुनाव आयोग अधिकारियों की रिशफलिंग और सस्पेंशन में लग गया। आखिर ऐसा क्या हुआ पहले दौर में? टीएमसी तो ये आरोप लगा रही है कि जो अफसर भारतीय जनता पार्टी के मन के मुताबिक बेईमानी नहीं कर रहे हैं, पक्षपात नहीं कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। हमारी गोदी मीडिया चुनावी माहौल में चुनाव आयोग के सूत्रों के जरिए लिख रही है कि जो पक्षपात करने वाले अधिकारी थे उनको हटाया गया। वो पक्षपात कर रहे थे। टीएमसी इसमें एक पॉइंट और भी जोड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कंप्लेन पर सस्पेंशन हो रहा है। मतलब भाजपा जिन अफसरों पर उंगली रख दे रही है कि इनको भैया हटा दो, ये हमारी नहीं सुन रहे हैं, उनको सस्पेंड किया जा रहा है। इसी बीच जो पीडीएस स्कैम वाला मामला था, 2020 का मामला, उसमें छापेमारी शुरू हो गई। फर्स्ट फेज का मतदान हुआ, सेकंड फेज का होना है और कोलकाता के आसपास के तमाम इलाकों में 9 जगहों पर छापेमारी ईडी की शुरू हो गई। बीच चुनाव में 2020 का मामला, 2026 में मतदान के पहले छापेमारी। क्या ये भी नहीं उस घबराहट, बौखलाहट का संकेत है? देखिए, संकेत, इंडिकेशन कई है, लेकिन इन इंडिकेशन के बीच में यह भी समझना होगा कि अमित शाह वहां डेरा डाले हैं तो क्या भाजपा चुनाव हार सकती है? करीब करीब नामुमकिन सा लगता है। और एक मैं आपको पोस्ट भी दिखाऊंगा, आईटी सेल से जुड़े हुए एक जिम्मेदार पदाधिकारी का पोस्ट है। उस पोस्ट में बीजेपी के हार का करीब करीब कबूलनामा है। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद बंगाल हार रही। ये पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है हम दिखावें, उसके बाद उस पर कार्रवाई भी हो जाए। ये भाजपा है, यहाँ पर सच लिखना, सच बोलना ये अपराध है। राम माधव ने अमेरिका में सच बोल दिया था तो माफी मांगनी पड़ी। भाजपाई झूठ बोलते हैं, कभी माफी नहीं मांगते। भाव को जोड़िए, लाइए इस पे। स्वागत है भाव। बड़ा छोटा सा मसला है लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है। संकेतों पर यह कार्यक्रम है। भैया शुरू करिए जरा, लाइए। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बंगाल में फिर से छापे। ईडी ने 9 जगह पर मारी है रेड। पीडीएस घोटाले में ये पूरा एक्शन जो है, ये पीडीएस घोटाले में हुआ है। और इसमें जो छापेमारी हुई है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ छापेमारी हुई है? ये कोलकाता में हुई है, बर्धमान में हुई है, हावड़ा में हुई है। इन सभी जगहों पर छापेमारी हुई है। दूसरी हेडलाइन लाइए, इसमें बहुत डिटेल में छापेमारी हमको नहीं जाना है। ये 2020 का मैंने मामला बता दिया, 2020 का मामला। इसके बाद ये देखिए आप, बंगाल चुनाव, अगली वोटिंग से पहले आयोग ने 5 पुलिस अफसरों को क्यों सस्पेंड कर दिया? ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें संदीप गराई, ये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, एडिशनल एसपी हैं डायमंड हार्बर के। सजल मंडल सहायक पुलिस अधीक्षक हैं डायमंड हार्बर के। मौसम चक्रवर्ती इंस्पेक्टर इंचार्ज डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन। अजय बाग इंस्पेक्टर इंचार्ज फलता पुलिस स्टेशन।
शुभेच्छा बाग ऑफिसर इंचार्ज उस्ती पुलिस स्टेशन, और इनको सस्पेंड किया गया है, और ईशानी पॉल इनको चेतावनी दी गई है। ये सभी निलंबित अधिकारी दक्षिणी 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर क्षेत्र से संबद्ध हैं, और कहा है चुनाव आयोग ने कि ये गंभीर कदाचार और तटस्थता बनाए रखने में विफल रहे, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के मामले में इनको सस्पेंड किया जाता है। टीएमसी ने कहा है कि पुलिस अधिकारी जब बीजेपी की सलाह मानने से इनकार करने लगे तो इन पर कार्रवाई की गई। पूरे बंगाल में जितने चुनाव 5 राज्यों में हुए, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, बंगाल से ज्यादा सरकारी अमले में कहीं चेंज नहीं किया गया। यहाँ पर तो पुलिस इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ा गया, जो है थाने का इंचार्ज था उसको नहीं छोड़ा गया, सबको बदल दिया। उसके बाद भी जब चुनाव प्रचार के समय ये लग रहा है कि कुछ दिक्कत आ रही है, देखिए पहले फेज के संकेत है ये, तभी तो अगर इतना कंफर्टेबल होते तो ये पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को, एएसपी को, डीएसपी को ये हटाने की नौबत नहीं आती कि सस्पेंड कर दो भैया, सस्पेंड कर दो भैया। और टीएमसी के आरोप भी सीधे सपाट है। भाऊ, पहले संकेत के पहले मैं, मतलब पहले सवाल से पहले मैं आपको कुछ सुनवा लूंगा भी, तभी आएंगे। भैया आगे चलिए जरा, इसके आगे बढ़िए, यहीं तक नहीं है मामला, आगे बढ़िए। दूसरे फेज में भी बाहर मत आना वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। ये देखिए, एक देश का गृह मंत्री है ये बोल रहा है, देश का गृह मंत्री बोल रहा है। जिस देश में गृह मंत्री की भाषा ये होगी उस देश का तो भगवान भी नहीं कुछ कर पाएगा। बाहर मत आना वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। जरा सुनवा भी दीजिए, अगर ट्वीट हो तो दिखा भी दीजिए, ट्वीट वगैरह है तो दिखा दीजिए। देखिए, आज पहले फेज में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। आज पहले फेज में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। मैं गुंडों को बोलता हूं कि दूसरे फेज में भी बाहर मत आना वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। आप जरा सुनवा भी दीजिए, मोटा भाई को सुनवाइए। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं, और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करेगा। देखिए, ये देश के गृह मंत्री, मतलब अगर कोई संगठन का आदमी भी होता चुनाव प्रचार में, लोग कहते हैं ना कि राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं, ऐसे बहुत लोग सुप्रीम कोर्ट और कई जगह कह जाता राजनीति में बयानबाजी हो गई। चलिए, ये गृह मंत्री है देश का गृह मंत्री उल्टा लटका सीधा कर रहा है। तो सीएपीएफ किस लिए भेजे थे वहां पे? तुम ही चले जाते बंगाल में हो तो। भाई देखिए, गुंडे को उल्टा सीधा करना इसलिए वो बोल रहे हैं कि उनको पता है कि न्यायपालिका है नहीं देश में। हाँ। वो खुद ही एक्शन ले रहे हैं, वो खुद ही तय कर रहे हैं कि ये गुंडा है, ये मुजरिम है और इसको उल्टा टंगाना है। और गुंडा वो है जो बीजेपी के साथ नहीं है। हाँ। जो बीजेपी के साथ है, यदि उसके ऊपर 37 भयावह केस हो, अपहरण, हत्या की कोशिश, और उसका बेटा थार गाड़ी से लोगों को उड़ा दे, और उसके बाद पुलिस अधीक्षक उसको अरेस्ट कर ले, तो उस पुलिस अधीक्षक को बोले की तरह मैं घर में घुस के मारूंगा, गोबर भर दूंगा, तो वो जायज है? वो गुंडा नहीं है, वो राम कथा सुना रहा था। एक तो इनके अपने राज्य मंत्री थे जिनके बेटे को किसानों ने लड़ाया था। महाराज, उनका बैकग्राउंड क्या था? जो बीजेपी के साथ नहीं वो गुंडे हैं, जो गुंडे बीजेपी के साथ है वो सब राम भक्त है, वो राम सेवा में लीन है, और जो वो रोज गाली गलौज करते वो राम कथा है क्या, ये सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि नई चीजें परिभाषित हो रही है भाजपा की आज के डेट में। ये क्यों बोलने की जरूरत पड़ रही है? यदि आपको पहले ही फेज में, आपने कहा पहले फेज में हमको 100 से ज्यादा सीटें मिल रही है, 110 मिल रही है, तो सरकार आपकी बन रही ना। अब तो 35 सीट और चाहिए।
हाँ, बस तो सरकार बन रही, अभी सरकार बन रही है आपकी, खुशियां मनाइए, रसगुल्ले खाइए, बंगाल में हैं आप, मजे ले लीजिए। क्यों आपको पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा? हम्म, जहां धांधलियां हुई वहां क्या किया आपने? कोई और सस्पेंड किया? सुबह से बुजुर्ग लोग लाइन में लगे रहे, 3-3 घंटे तक मशीनें ऑपरेट नहीं हो रही थी, किसी को सस्पेंड किया चुनाव आयोग ने? हम्म, इन 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया? क्या इन्होंने कुछ वहां रोका गलत काम होने से? क्योंकि चुनाव आयोग कोई सही काम तो करेगा नहीं। सही काम किया होता तो 34 लाख लोग सत्यापन के लिए नहीं पड़े होते और इनका मतदान का अधिकार नहीं छीन लिया होता। तो ये 5 अधिकारी कौन है? और ये 5 अधिकारी पे एक्शन लेके आपने मैसेज देने का प्रयास किया सेकंड फेज के लिए। हम्म, सेकंड फेज के लिए मैसेज ये देने का प्रयास किया कि यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। हालांकि जो भी सरकार आएगी वो उसको रिवोक करती है, उसमें कोई चुनाव के समय का सस्पेंशन नहीं माना जाता। मैं दो बड़े लेकिन स्पेसिफिक ये सवाल, ये धमकी है बाकी बाकी लोगों को, वही ये कह रहा हूँ अधिकारियों धमकी। को धमकी है। और तीसरी बात जो हम्म, आपने कहा, ये जो रेड हुई आशीष जी 9 जगह पे, ये 9 की 9 जगह सेकंड फेज में है। 9 जगह जहां रेड हो गई है वहां वोटिंग सेकंड फेज में है। ईडी का, ईडी दहशत फैलाने का काम कर रही है। आप ईडी की रेड होने से क्या होता है, मैं प्रैक्टिकल आपको प्रॉब्लम बताता हूं। यदि मुंबई में 3 जगह पे ईडी की रेड हो गई और मुंबई में चुनाव है अगले फेज में, हम्म, तो लोग समझ जाते हैं कि ईडी की नजर मुंबई पे है, सारे हवाला ऑपरेटर बंद हो जाते हैं, शायद हम्म, कैश मूवमेंट बंद हो जाता है और विपक्ष बिना पैसे के लिए तरसते रहता है। हम्म, अब आखिरी 3-4 दिनों में क्या होगा? पैसा ही खर्चा होगा ना। बाकी जिनके कंट्रोल में सब कुछ है उनकी तो प्रोटेक्शन में पैसा जाता है, बाकी लोगों का पैसा जीनियन भी हो तो उठाया जाता है, किसी और का भी हो तो उठा के किसी और पे चिपकाया जाता है। यूपी में हुआ था, किसी जैन के यहाँ पैसा पकड़ा गया, किसी गुटके वाले का था, और पूरा टाइम प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक भाषणों में अखिलेश के नाम पे बिल फाड़ रहे थे। ये आपको ईडी की दहशत, 5 अधिकारियों को सस्पेंशन, धमकी के लिहाज में बातचीत, ये आपको 100 सीटों के प्लस तो नहीं बताता कि यदि मैं उल्टा न समझ रहा हूं, जितना मैं समझ पाया हूं इन लोगों की बातचीत से, कहीं 100 के लाले तो नहीं पड़े हैं कि 3 फिगर में आना है कैसा भी करके नहीं आ पा रहे? क्या उसके लाले पड़े हैं क्या? क्योंकि कोई जो अंदर के जो लोग भाजपा में अभी भी बहुत सारे मित्र हैं हमारे, उनमें से कुछ लोग कह रहे थे कि हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं 100 आ जाए, मतलब एक 100 तक 3 फिगर में आना चाहिए इस बार। इसमें संकेतों कुछ भाव देखने में दो बड़े स्पेसिफिक सवाल है, दो बहुत स्पेसिफिक सवाल। किसी भी छोटे नेता का बयान होता, किसी और का बयान होता, आप खारिज कर देते। भारतीय जनता पार्टी में मोदी से भी ऊपर मैं शाह के बयान को रखता हूं। बिल्कुल। मोदी से भी क्या कहा उन्होंने? पहले फेज में ममता दीदी के गुंडे बाहर नहीं निकले। इसने इस बात पर प्रमाणित, इस बात पर मुहर लगा दिया कि अग्निमित्रा से लेकर के और शुभेंदु सरकार तक जितनों को पीटा, बंगाल की जनता ने पीटा। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के पूरे नरेशन को खंडित कर रहा है। मतदान के दिन क्या हुआ था? मतदान के दिन कितने भाजपा के प्रत्याशी पीटे गए थे? अग्निमित्रा पे हाँ, पथराव, उसको शुभेंदु सरकार को तो दौड़ा दौड़ा खेत खेत में मारा लोगों ने। बिल्कुल। उस समय क्या हुआ? हमारी मीडिया हमारी जो वो है ना, पामेरियंस, गोदी, हाँ, ये सब तो बयान से पहले इन्होंने लिख दिया टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पीटा, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने। अरे बेशर्मो, अपने आका को सुन लो। उन्होंने कहा टीएमसी गुंडे निकले ही नहीं घर से।
जब टीएमसी गुंडे नहीं निकले, इसका मतलब भाजपा के कार्यकर्ताओं को बंगाल की आप जनता दौड़ा दौड़ा के मार रही है। जिस प्रदेश में पॉइंट नंबर जनता मार, पॉइंट नंबर टू पॉइंट मैं तो नंबर टू हाँ, बिल्कुल 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 मैं मानता हूं आपको, ये खुद का ट्रैप में फंस गए इन्होंने। हाँ, इन सब चेयर लीडर्स को बोंदे मुंह गिराया। और मैं कहता हूं इसके बाद यदि ममता सत्ता में वापस आती है तो इनको कोई अधिकार नहीं है बोलने के लिए कि गुंडागर्दी करके आई है, क्योंकि गुंडे तो बाहर निकले ही नहीं। निकले नहीं। जनता ने ही समर्थन दिया, जनता ने वोट दिया, तो फिर वो अब जननायक है। तो भाजपा को रिजेक्ट किया बुरी तरह से, तो भाजपा आकलन करे। अभी तक तो बार बार ये कहा जाता है तुष्टीकरण करती है इसलिए। अब भैया जो 30 लाख लोग 34 लाख लोग यदि जो मतदान कटे हैं या जो डिफॉल्टर उसमें लिखा है डाउटफुल लिस्ट में रखे हैं, उसमें कितना मुस्लिम से जरा देखिए आप। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक एक विधानसभा में 70-70 हजार मतदान कटे हैं मुसलमानों के। उसके बावजूद भी आप कहते हो कि मुस्लिम मतदाता ने दिया, तो इसका मतलब हिंदू मतदाता ने भी दिया। ये आने वाले समय में ऐसे वक्तव्य आने वाले समय में आपको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो इसका मतलब ये चुनाव बहुत फेयर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 92% बहुत बढ़िया हुआ। अब ममता आती तो उनको कहना पड़ेगा कि ममता जननायक है, ममता दीदी को तो जितवा दिया, लोगों ने जितवा दिया, जिसमें कोई अनफेयर मामला नहीं हुआ। एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना कि चुनाव के नतीजे आने के बाद बोलोगे नहीं ममता ने गुंडाई करी। और चुनाव जीत गए तो ये हमने गुंडे बाहर नहीं निकलने दिए, और हार गए तो गुंडे बाहर निकले। ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट पकड़ा। ये तो नतीजों के बाद की बात बता रहा हूं मैं। नतीजों के पहले ही मायना यह है कि जो भी बीजेपी को पीटे गए लोग, जनता ने जो जो बीजेपी के लोग पीटे गए उनको जनता ने पीटा। इसका मतलब जनता ही बीजेपी के खिलाफ है। ये अमित शाह कहना चाहते हैं, ये अमित शाह कहना चाहते हैं। गुंडे बाहर निकले नहीं, वो गारंटी के साथ बोल रहे हैं। और दूसरे फेज में भी गुंडे बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन जनता पीटेगी तो क्या करेंगे? और एक और प्रश्न आएगा, एक प्रश्न और भी है, इतने में ही जितना पार्ट हम दिखाए, 5 अधिकारियों का सस्पेंशन हो गया। चुनाव आयोग के कितने अधिकारियों का सस्पेंशन होगा, ये क्यों सवाल है? लगातार 3 दिन, बुध बृहस्पति शुक्र, 3 दिन तक लगातार कलकत्ता हाई कोर्ट जो है, कोलकाता नहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगातार 3 दिन तक इनको थपड़ियाया है, इनकी गलतियों को पकड़ा है और रोका है। यानी इतने ब्लंडर डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो आप पक्षपातपूर्ण हैं, क्योंकि कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जस्टिस कृष्ण राव ने कहा कि पहले कहीं हुआ है क्या, पहले कभी किए हो क्या? पहले दिन बुधवार को क्या फैसला इनका रोका गया? ये 800 जो है नाम चिन्हित किए थे कि ये लोग गड़बड़ प्रवृत्ति के लोग हैं, उपद्रव पैदा कर सकते हैं। उसमें सांसद थे, विधायक थे, टीएमसी के सब थे। हाई कोर्ट ने रोक दिया। पहले आपका फैसला रुका, यानी आप पक्षपातपूर्ण काम कर रहे थे, आपको कोर्ट ने रोका, बिल्कुल साफ हो गया। हम तो आज सूर्यकांत सुन लें गौर से, सम्माननीय परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय सूर्यकांत, ये सब पॉइंट्स वैलिड पॉइंट्स हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे, यह भी मैं कह दूं, आपको नहीं पल्ले पड़ेगा। आप पक्षपातपूर्ण काम करते हुए पकड़े गए, चुनाव आयोग पकड़ा गया। सेकंड डे बाइकों को रोकने का और बाइक पर पीछे बैठने को रोकने का फैसला था, उस पर जस्टिस कृष्ण राव ने कहा कि किसी प्रदेश में पहले किया है क्या? आप सबूत लाओ, कितने जो है बाइक वालों ने उपद्रव किया, हिंसा पैदा की, और अगर बाइक वाले कर रहे हैं तो कार वाले क्यों नहीं कर सकते? आपके पास कोई जवाब नहीं था। आपने शुक्रवार को हलफनामा देने किया, आपका हलफनामा रद्दी का जो है टुकड़ा था, उस हलफनामे साइड किया और हाई कोर्ट ने आपके उस फैसले को भी खारिज किया। यानी अगर आपके फैसले चुनावी प्रक्रिया से संबद्ध फैसले हैं भाव, फिर मैं करो तकनीकी एकदम बात है, तो चुनावी ये प्रक्रिया से संबद्ध फैसले खारिज हो रहे हैं, इसका मतलब आप पक्षपात हो, बेईमान हो, मक्कार हो, चोर हो। यदि मुझे सजा हो, यदि मेरी जमानत रद्द हो जाती है हाई कोर्ट से,
तो ये मानना पड़ेगा कि मैं समाज के लिए घातक हूं, इसलिए जमानत रद्द हो गई। उसी तर्ज पर यदि आपने लिया हुआ डिसीजन हाईकोर्ट रिजेक्ट करता है, इसका मतलब वो तुगलकी डिसीजन था, वो लोकतंत्र के विपरीत था, संविधान के विपरीत था, किसी एक राजनीतिक दल को मदद करने के लिए था। यदि ये काम कोई लोग कर रहे हैं तो चुनाव आयोग चुप क्यों बैठा है? उन पुलिस वालों में और उनमें क्या गलत अलग बात है, मुझे बताइए। क्यों उस पुलिस वाले की कैटेगरी में ही वो लोग नहीं आते? क्यों चुनाव आयोग उनको सस्पेंशन नहीं किया था करता जिनके लिए हुए डिसीजन हाईकोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी? क्यों नहीं करता है चुनाव आयोग? मतलब चोरी करते हुए पकड़ा गया, मतलब ये फडणवीस मॉडल, चोरी करते हुए पकड़ा गया, अच्छा माल वापस करो चलो ठीक है, माल वापस करो, तुम घर जाओ, हो गया, माल मिल गया, चोरी खत्म, चलो कोई नहीं कोई नहीं। ये फडणवीस मॉडल अपना रहा है। हमने संविधान के खिलाफ काम किया, हमने कानून के विरुद्ध काम किया, हमने चुनाव की आचार संहिता के विरुद्ध काम किया। सुप्रीम हाईकोर्ट ने हमको बोल दिया क्या कर रहे हो, रद्द कर दिया, हाँ ठीक है साहब रद्द कर दिया। लेकिन जिसने किया उसको सजा कौन देगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? क्या हाईकोर्टों के पास यही काम बचा है कि तुम तुगलकी फरमान देते रहो? क्या ये अधिकारी इतने कुपड़ हैं और अनपढ़ हैं कि जिनको ये पता नहीं है कि जो डिसीजन वो ले रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है, आपके अधिकारों के खिलाफ है? ऐसे अधिकारी यदि पाल के रखे होंगे चुनाव आयोग ने, तो उन अधिकारियों को प्रमोशन देगा वो कि भारत रत्न दिलवाएं? जैसा आपको दे रहा है एक कुपड़ आदमी भारत रत्न, तो वैसा आप भी दिलवाओ इनको भारत रत्न और पद्म भूषण, क्योंकि इनने ऐसे डिसीजन लिए जो कोर्ट ने स्ट्रक आउट किए। अकाउंटेबिलिटी चाहिए। यदि उन पुलिस वालों को सस्पेंड करना है तो इन लोगों को भी सस्पेंड कर देना चाहिए कि आपने गलत डिसीजन कैसे लिए। लोगों का न्यायपालिका से विश्वास, मतलब लोगों का विश्वास उठ जाएगा चुनाव आयोग से। ये चुनाव आयोग कोई भी डिसीजन देता, कल कहेगा कि भैया तुम एक काम करो, फुल पैंट पहन के आओ, नहीं तो हम नहीं, जींस पहन के आओगे तो नहीं देंगे, वोट देने पड़ेंगे, आपको पैजामा ही पहन के आना पड़ेगा। ये कानून, ये जबरदस्ती आप करोगे? पगला गए हो क्या किसी को जितवाने के लिए? किस हद तक गिरेगा चुनाव आयोग? और बहुत ज्यादा उनको लगता है कि ये पुलिस अधिकारी काम नहीं कर रहे तो चुनाव आयोग क्या काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग ने जो किए हुए काम को मैं और चित्रांशी जी थोड़ी कह रहे गलत है, हाईकोर्ट ने कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा ये गलत है। और सूर्यकांत जैसे नहीं कहा है, तर्क देके कहा है, तर्क देके कहा है। और फिर एक बात क्लियर कर दें, ये मनोज अग्रवाल के फैसले थे, सीईओ को सस्पेंड करो। भाव ने तो फिर भी बहुत उदार होकर कहा कि पुलिस अधिकारियों जैसे इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? पुलिस अधिकारी अगर वो थे, पुलिस अधिकारी पक्षपातपूर्ण काम किए हैं, इसका तो कोई प्रमाण तुमने नहीं दिया। तुमने जारी किया होता लेटर कि ये पुलिस अधिकारी इन अवांछित कार्यों में लिप्त पाए गए, ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हुए, काम करते हुए पाए गए, कुछ नहीं है। लेकिन आप चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार और मनोज अग्रवाल, आप दोनों तो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हुए पकड़े गए हो रंगे हाथ। आप पर कार्रवाई इसलिए क्योंकि बस उनके वरदहस्त है, आपकी सर पे उनका हाथ है, मोदी और शाह का। आगे देखिए जरा, सुनवाइए टीएमसी की तरफ से। ये बौखलाहट, यही बौखलाहट है, सीट कुछ भी आ जाए, जीत जाए, ये हकीकत में 50 सीट पर नहीं है। ये तय मान लीजिए ये 150 पा जाए कोई बात नहीं है, लेकिन हकीकत में 50 पर नहीं है। सुनिए। एक आश्चर्य वाली बात है कि अचानक अमित शाह जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किए फर्स्ट फेज होने के बाद? ये इस वजह से कि एक्चुअली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पैनिक रिएक्शन है, माने एक आतंक उनमें प्रवेश किया है, क्योंकि वो आतंकित हैं। वो जो है ना, देश खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है। देश खतरे, बीजेपी खतरे में है। अब लेकिन यहाँ पर नहीं हम सवाल लेंगे, जरा आगे चलिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है, होगा बहुत सामान्य व्यक्ति भले। ये देखिए अंबिकेश डी दुबे, इनका पोस्ट है, इनका भी मैं प्रोफाइल आपको दिखा दूंगा तब क्लियर होगा। हमने बंगाल चुनाव में अभूतपूर्व मेहनत की। बाबू ये देखिएगा, यही है नतीजा, इसके बाद जो आएगा नतीजा वो ज्ञानेश लाएगा। हमने बंगाल चुनाव में अभूतपूर्व मेहनत की, किंतु वास्तविकता यह है कि बंगाल में बंगाली को बंगाली ही चाहिए, क्षेत्रीय नेतृत्व। बंगाल की जनता का यूपी, बिहार, दिल्ली के नेताओं में विश्वास है, किंतु सिर्फ केंद्र तक। राज्य की राजनीति में बंगाली मानुस बंगाली बनाम बाहरी का नारा लगाता है। इससे ज्यादा बिल्कुल
क्लियर ये चुनाव के नतीजे बता दिया अम्बिकेश डी दुबे ने कि बंगाल में हमने अभूतपूर्व मेहनत की, लेकिन वास्तविकता ये है कि बंगाल में बंगाली को बंगाली चाहिए। उन्हें केंद्र के लिए तो यूपी बिहार दिल्ली के नेता विश्वास कर लेंगे, लेकिन राज्य में उनको कुछ नहीं चाहिए, वो बंगाली मानुस वंशज बाहरी का नारा है। ये कौन है अम्बिकेश डी दुबे? लाइए इसका प्रोफाइल दिखाइए। ये नहीं कि खाली लिख देना है कि बीजेपी, नीचे देख लीजिए, अम्बिकेश डी दुबे बीजेपी इंडिया को कन्वीनर आईटी एंड सोशल मीडिया, ये सह संयोजक है आईटी सेल और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट का अम्बिकेश डी दुबे। और यही आईटी सेल और सोशल मीडिया वाले, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमित शाह ने कहा कि ये भाजपा का माहौल यही बनाते हैं, मिनटों में किसी झूठ और सच को यही पहुंचाते हैं, पूरे देश में घर घर तक यही पहुंचाते हैं। इन सबको पता होता है असली कितना काम हो रहा है, यही आईटी सेल वालों को पता होता है, क्योंकि झूठ की फैक्ट्री यहीं पे खुली होती है, यहीं से प्रोडक्शन होता है, कितना झूठ खपा है, कितना बिका है, इनको पता होता है। स्टॉक में कितना पड़ा है? हाँ, स्टॉक में कितना पड़ा है? पड़ा। ये पोस्ट मैं मतलब ढूंढते ढूंढते सब जब करते हैं, ये आदमी जब मैंने प्रोफाइल देखा कि ये तो आईटी सेल और सोशल मीडिया का को कन्वीनर है, और ये कह रहा है कि हमने अभूतपूर्व मेहनत की। इसने बड़ी ईमानदारी से लिख दिया, अभूतपूर्व मेहनत की, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे लिए चांसेस नहीं। हम भी बार बार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी मेहनत की उसमें वो सत्ता में आनी चाहिए, लेकिन वो मेहनत दो गुजरातियों की नहीं चाहिए, मेहनत ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की नहीं चाहिए, मेहनत चुनाव आयोग की नहीं चाहिए, मेहनत लोगों को हटाने की नहीं चाहिए, मेहनत लोगों को जोड़ने की चाहिए। एक भाजपा को नेता बनाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा मार्केट में, इस राजनीति के मार्केट में, जो बंगाल का हो, बंगाली हो, और वो बंगाल में रह के लड़ता हो अकेले के बलबूते पे। एंटी इनकम्बेंसी होती है, इतनी बार दीदी जीती तो दीदी ने भी तो ऐसा ही लेफ्ट का गढ़ तोड़ा ना, तो दीदी का भी गढ़ तोड़ा जाता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद आपका बंगाल का एक अर्जुन खड़ा करना होगा। आप गुजरात से अर्जुन लेके आएगा, वो ढोकला गुजरात का नहीं चलेगा वहां पे। तो झाड़मुड़ी क्या मुड़ी क्या बोलते हैं, झाड़मुड़ी ना वो, हाँ, वो खाने से आप बंगाली नहीं होते, या रविंद्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी बढ़ाने से आप बंगाली नहीं होते, हुबली में आप नदी में विहार करोगे तो बंगाली नहीं होते। बंगाल भी होने के लिए आपको बंगाल में जन्म लेना होता है, बंगाल की तासीर को समझना होता है, बंगाल की राजनीति को समझना होता है, बंगाल की संस्कृति को समझना होता है। एक कोई बंगाली बीजेपी का नेतृत्व निकल जाए जो प्रखर हो, सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन इन दो गुजरातियों को किसी भी राज्य में कोई भी प्रखर नेतृत्व नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा ही कहीं प्रखरता का सुर उठता है, जैसा ही कोई भाजपा में जननायक बनने की शुरुआत होती है, इन दोनों को अपनी गद्दी खतरे में दिखती है। अरे ये बंगाल में जननायक बन के उभरा, ये फिर तकलीफ देगा हमको, इसको नकेल डालो। अरे वसुंधरा के पीछे लाखों लोग हैं, हटाओ उसको। अरे मामा बहुत ये कर रहा है, उसको ले आओ दिल्ली। ये नेता बहुत मध्य प्रदेश का, इसको स्पीकर बना दो, गला दो इसको। रमन सिंह को स्पीकर बना दो, नाक में मक्खी नहीं हटती ऐसे आदमी को ढूंढो, मुख्यमंत्री बना दो। तो हिंदी बेल्ट में तो चल जाता है, ये बंगाल है। मैं ये नहीं कहता कि हम दीदी का साथ नहीं दे, मतलब साइड नहीं ले रहे, हम बंगाल की राजनीति का विश्लेषण कर रहे हैं। बंगाल में से शुवेंदु जैसे लोग नहीं चाहिए जो इंपोर्ट किया है आपने। वहां का रिजेक्टेड माल आप यहां सेकंड्स का ले रहे हो सस्ते में कंपनी शोरूम से। वहां जनसंघ के लोग हैं, वहां भाजपाई हैं ओरिजिनल। भाजपा मतलब इस जनसंघ को नेतृत्व बंगाल ने दिया भाई, जनसंघ का नेतृत्व बंगाल ने दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ओरिजिनल नहीं है, श्यामा प्रसाद सिकंदर वक्त थे,
अटल जी के हाँ। समय में उनके साथी सीनियर, बहुत सीनियर थे, भैरव सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, सिकंदर बख्त, ये एकदम सिकंदर बख्त तो पूरी रथ यात्रा की जो शुरुआत हुई गुजरात से, सोमनाथ से, वो पहले दिन मैं था वहां पे। तो अडवाणी जी के साथ बोलने में जो शख्स खड़े थे सिकंदर बख्त थे, जिन्होंने वहां से झंडी दिखा के रथ यात्रा शुरू करवाई थी। ऊंचे ऊंचे कद वाले लोग थे। आज भी बंगाल में बहुत सारे भाजपा के लोग हैं, लेकिन उनको पूछता कौन है? भाजपा में कौन लोग आए हैं बंगाल में? सारे भ्रष्टाचारी, दुराचारी। एकदम। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही भाजपाई उनको दुराचारी और भ्रष्टाचारी कहते थे। वो वॉशिंग मशीन में इधर आ गए, साफ हो गए। जैसे अभी चड्डा साफ हो रहा है, चड्डा का क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। 2 बार धुल गया, तीसरी बार और धुलेगा। 3-4 धुलाई के बाद होता ना वो क्लीन। नहीं तो चड्डा ईडी और उसमें रेफरेंस में था। फिर चलिए हम कार्यक्रम और अगला भी लेकर के आ रहे हैं जल्द ही। इसमें कुल मिला जुला करके हमने जो कहते हैं ना डायग्नोस करना, नब्ज पकड़ के, स्टेथो लगा के, आला लगा के, तो नब्ज पकड़ा और डायग्नोस करने की कोशिश की कि ये बौखलाहट और घबराहट, ये सस्पेंशन, छापा, धमकी, और ये लक्षण मैं किस चीज और के हैं? आपको बता दूं, जितना बौखलाहट बीजेपी के बड़े नेताओं में दिखेगी, उतना टेंशन चुनाव आयोग का बढ़ेगा। हाँ, तभी तो सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है कि बीजेपी को वहां जितवाना। हाँ, ये समझा करो। सस्पेंशन तभी शुरू हुआ है। फिलहाल इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।